पहले आप स्टॉप होइएगा तब ना हम चालू होंगे। रिकॉर्डिंग लगा है, रिकॉर्डिंग लगा है, देख ला पहले। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो चलिए रसायन विज्ञान में देखते हैं। पहला जो है आपका कह रहा है आपका रसायन विज्ञान, याद रखिएगा। ये आपका बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ कराया जाएगा। तो पहला है कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो कहेंगे कि यह एक विज्ञान की शाखा है, विज्ञान का ही एक भाग है जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं। दूसरा है केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, ये जानना है। तो केमिस्ट्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसकी उत्पत्ति मिस्र से हुआ है। मिस्र में जो क्रीमिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है, बस याद रखेंगे। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो किससे हुआ है? क्रीमिया शब्द से हुआ है। क्रीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की मिट्टी, याद रखिएगा। केमिस्ट्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह काले रंग का मिट्टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है जो मेन बनता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक जो है लेबोजियर को कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए फादर ऑफ फिजिक्स, तो फादर ऑफ फिजिक्स जानते हैं आप लोग, न्यूटन साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, तो आइंस्टीन साहब को कहा जाता है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर कहें, केमिस्ट्री अगर कहें तो लेबोजियर साहब को कहा जाता है। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी कहें तो अरस्तु साहब को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर कहें जैसे आप बोटनी कहें, फादर ऑफ बायोलॉजी का ही एक भाग है बोटनी, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान के जनक कहेंगे तो एक वनस्पति विज्ञान होता है, एक मेडिसिन होता है। मेडिसिन कहेगा तो हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। अगर बोटनी कहेंगे तो थियोफेस्टस, थियोफेस्टस। याद रखेंगे। ये सब जो है आपका साइंस में जो है जानना होता है। कि फादर ऑफ फिजिक्स कहेंगे तो न्यूटन, मॉडर्न फिजिक्स कहेगा तो आइंस्टीन साहब को कहा जाता है, जिन्होंने आपको E बराबर mc² दिया था। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। और मेडिसिन कहेंगे यानी कि चिकित्सा शास्त्र के जनक तो आपको हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगर कहा जाएगा फादर ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी कहेंगे वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का जनक कहा जाएगा तो लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए, ये है जो आपका पहला टॉपिक। चलिए, तो है रसायन विज्ञान देख लिए। पहला जो टॉपिक है आपको वो है आपकी पदार्थ, यानी पदार्थ कहेंगे तो मेटर होता है। पदार्थ की कई अवस्था है, यानी सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की क्या अवस्था होता है। तो बात करें, चलिए इसको, चलिए
अगर कहें कि पदार्थ की उसकी प्राकृतिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, चलिए पदार्थ एवं उसकी प्राकृतिक यानी कि कह रहा है मीटर और नेचर ऑफ मीटर, यानी कि पदार्थ क्या है और उसकी प्राकृतिक क्या है। तो बताइए मीटर क्या होता है। तो वैसी वस्तु जिसका अपना स्थान हो, स्थान घेरता हो, आयतन हो निश्चित, तो उसको हम पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ के जो मूल अवस्था है, जो मूल अवस्था है वह 3 है और टोटल अवस्था की बात करेंगे तो 5 है। तो मूल अवस्था कौन कौन होता है, ठोस, द्रव और गैस। और जो पदार्थ की चौथी अवस्था होता है उसका नाम है प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था जो होता है उसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन। तो यहाँ पर जो है पहला है कि पदार्थ, पदार्थ किसको कहेंगे, तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका आयतन निश्चित हो, वह या जिसका एक अपना आकार हो, संरचना का विरोध करता हो, यह कहलाता है। जैसे जल और हवा। दूसरा है यूनानियों के अनुसार जो सारी वस्तुएं हैं वह कितने तत्वों से मिलकर बना है, वह 5 तत्वों से। दुनिया की कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पदार्थ, वह 5 तत्वों से बना है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि यह जो मानव शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बना है और मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो वही है। तो इसका बारे में सबसे पहले कह रहा है कि 5 तत्वों से बना है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। तो भारत के महान ऋषि मुनि जिनका नाम कणाद था, उन्हीं ने सर्वप्रथम बताया कि दुनिया की कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी वस्तु जो है, वह 5 तत्वों को मिलने से बना है। जैसे अब कहेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी बताए थे कि पदार्थों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण, चलिए यहाँ पर पदार्थ का 2 भाग में तोड़ा गया, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। अगर भौतिक अवस्था की बात करें, धीरे धीरे बोलिए सर। चलिए पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था मूल रूप से 3 होते हैं। और कुल अवस्था की बात करें तो कुल अवस्था 5 होता है। अगर भौतिक अवस्था मूल रूप से 3 होता है, ठोस, द्रव और गैस। अगर रासायनिक अवस्था कहें, रासायनिक वर्गीकरण कहेंगे यानी केमिकल बोलेंगे, जो केमिकल है वह वर्गीकरण कितना है, तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ याद रखेंगे। तो शुद्ध पदार्थ क्या है इसको जानना जरूरी है कि शुद्ध पदार्थ जो होता है, प्योर जो मेटर होते, प्योर मेटर होते, वह 2 भागों, जैसा इसमें से कई बार पूछा गया है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, या शुद्ध अवस्था में कौन कौन होता है। तो 2 चीज होते हैं, एक जो है आप नंबर ऑफ एलिमेंट यानी तत्व जो है आपका शुद्ध अवस्था में, और दूसरा है कंपाउंड यानी कि यौगिक जो है आपका शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में याद रखिएगा तत्व और यौगिक होता है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्व उसे कहते हैं जो किसी दूसरे से मिलकर न बना हो, जिसको तोड़कर अलग न किया जा सके, वह हमारा तत्व कहलाता है। और बात यौगिक का करें यानी कंपाउंड का करें तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो मिश्रण होता है वह कंपाउंड कहलाता है। अगर बात किया जाए मिश्रण का, तो जो मिश्रण भी होते हैं वह 2 प्रकार के, सामग्री मिश्रण और विसमाग्री मिश्रण, होमोजेनियस और हेक्ट्रोजेनियस। होमो माने होता है समान और हेक्टर माने होता है अलग अलग। तो सामग्री मिश्रण उसको कहेंगे जो समान रूप से मिल जाए, जैसे जो घोल होगा वह समान रूप से मिल जाता। अगर चावल दाल मिलाइएगा तो समान रूप से नहीं मिलेगा, लेकिन जो घोल होगा, लिक्विड होगा, वह समान रूप से मिल जाता। चलिए अब अगर बात किया जाए तो तत्व जो होते हैं 2 प्रकार के, लोग बहुत सारे मार देते हैं कि तत्व 3 होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो याद रखिएगा तत्व को 2 भागों में तोड़ा गया है,
धातु और अधातु, जो उपधातु होते हैं वह अधातु के रूप में ही जाना जाता है, जो उपधातु 7 होते हैं वह अधातु में आते हैं। अब बात कर लेंगे यौगिक यानी कंपाउंड का, तो कंपाउंड भी जो होते हैं वह 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो कंपाउंड भी बनाता है वह हमारा कार्बन ही है। चलिए तो पहला देखते हैं ठोस क्या होता है, या समझिएगा कि जो ठोस है वह क्या होता है। तो देखिए ठोस किसको कहेंगे, ठोस को कहते हैं सॉलिड, जिसका आयतन और आकार, याद रखेंगे जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। देखिए इसलिए इसको समझा रहे हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव बताना है, एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चन और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों को कराएंगे, उस पर आपको डिस्कशन कराएंगे। तो ठोस जो होता है यह जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो वह ठोस कहलाता है। याद रखिएगा जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो वह ठोस कहलाता है। जैसे मोबाइल हो गया, लकड़ी हो गया, कोई भी चीज को कहेंगे तो यह सब क्या है, ठोस है। अब आइए दूसरा से देखिए द्रव क्या है। तो द्रव क्या होता समझिएगा, लिक्विड क्या है, जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं हो। जैसे पानी है, पानी को जिस बर्तन में रखिएगा उसमें यह शेप ग्रहण करता है। 1 लीटर पानी का बोतल लीजिएगा तो भरा हुआ मिलेगा, और वही 1 लीटर पानी का बोतल दूसरा में डालिएगा यानी 2 लीटर वाला में, तो उसका शेप आधा हो जाएगा, यानी इससे क्या है उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा ये, तो याद रखेंगे लिक्विड जो होता है जिसमें वॉल्यूम निश्चित होता है और जो साइज होता है, शेप होता है, वो अनिश्चित होता है। तीसरा है आपका गैस, यानी कि जो उसमें दोनों अनिश्चित हो, यानी कि जिसमें अगर वॉल्यूम और साइज दोनों डिपेंड करता हो अलग अलग, यानी कि ना आयतन निश्चित हो ना आकार निश्चित हो, वह गैस कहलाता है। मूल क्वेश्चन यहाँ पर है गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है। याद रखेंगे ये VVI क्वेश्चन है कि गैस का जो पृष्ठ नहीं होता यानी सरफेस टेंशन नहीं होता, ये मूल क्वेश्चन। बाकी सब एक्सेप्शन था वो इजी है, वो सब पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो केवल याद रखना इसको VVI, बाकी सब फालतू है, वो सब मौखिक क्वेश्चन याद रखने वाला। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता यानी कोई सरफेस नहीं होता, यानी वह स्वतंत्र होता है। इसका विसरण बहुत अधिक होता है। विसरण माने फैलाव, यानी सॉलिड लिक्विड गैस की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो विसरण होता है, फैलता है तेजी से, वह है आपका गैस जो है सबसे ज्यादा, तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित माने एक से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, यानी कोई भी वस्तु जो है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदलने के लिए 2 चीज डिपेंड करता है। तो पहला जो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को परिवर्तन करके हम किसी भी वस्तु का जो हम है उसका बदल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो इस लाइन को याद रखिएगा कि ताप और दाब में परिवर्तन करके हम उसका चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे परंतु अपवाद में जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को गर्म करके और ठंडा करके हम उसका शेप और साइज में चेंज नहीं कर सकते, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, पूछता है एग्जाम में कौन है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ये आपका VVI क्वेश्चन है कि तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, तो एक जल ही है जो आपका तीनों अवस्था में सॉलिड लिक्विड और गैस में पाया जाता है। अगला बात करें पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, पदार्थ के भौतिक अवस्था कितना है और कुल अवस्था कितना है। तो पदार्थ के भौतिक अवस्था 3 है और कुल अवस्था की बात करें तो 5 है। 3 की बात करेंगे तो कौन कौन है, सॉलिड लिक्विड और गैस। अगर कुल की बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और ठोस आइंस्टीन। टोटल कहेगा तो 5 और भौतिक कहेंगे तो 3। चलिए अब आगे देखिए पदार्थ की कह रहा है चौथी अवस्था। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होता है आप जानते हैं प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था की बात किया जाए तो बोस आइंस्टीन।
ये दोनों पूछा जाता है। तो चौथा जो प्लाज्मा होता है, इसका प्रयोग जो है पृथ्वी से छोड़े गए उपग्रहों में किया जाता है। जनरली इसका तापमान याद रखना है, इसका जो तापमान होता है वह 10,000 डिग्री सेल्सियस से 15,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए अब आइए तत्व यानी कि एलिमेंट। तत्व किसे कहा जाता है? तो वह पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, जिसको टुकड़ा या अलग नहीं किया जा सकता है, वह तत्व कहलाता है। और शुद्ध अवस्था में दो चीज पाया जाता है, एक तत्व है और एक कंपाउंड है। याद रखेंगे, तत्व और कंपाउंड दोनों जो एलिमेंट और कंपाउंड जो है वह शुद्ध अवस्था में, और तत्व को अलग नहीं किया जा सकता, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलिए, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, तत्व को एलिमेंट कहते हैं। तो जो टोटल तत्व है वह है 118। याद रखेंगे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट 118 है, जिसमें से याद रखिएगा 93 जो है आपको 93 जो है आपका धातु है, 22 है जो अधातु है, और 7 है जो उपधातु है। अगर धातु कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 93। अधातु कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। और उपधातु की बात करेंगे तो 7 हो जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो आपका इम्पोर्टेंट, यानी कि कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी पर कौन सा तत्व कितना % पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये तो आपका इस 4 गो है, इसी से पूछता है। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो आपका ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है आपका कितना % है? वह 46% है। याद रखेंगे, पृथ्वी के भूपटल यानी ऊपरी परत में 46% ऑक्सीजन और 27% सिलिकॉन और 8% एल्युमिनियम, और लोहा कहेंगे तो 5% होता है। तो ये तो जनरली याद ही रहता है, सबको याद करने का जरूरत भी नहीं है। सबसे ज्यादा एलिमेंट की बात कहेंगे तो ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा अधातु या उपधातु की बात करेगा सिलिकॉन, और धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम होगा। और दूसरा नंबर पर जो पाया जाने वाला है वह है आपका लोहा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कितना है? तो 3.6%, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सब पूछा नहीं जाता है। चलिए, अगर बात किया जाए यहाँ पर देखिए, तत्व में तत्वों की कुल संख्या कितना? 18, जिसमें से नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के द्वारा बना है, तो वह है आपका 92। ये क्वेश्चन 2 गो आपका बनता है कि नेचुरल एलिमेंट कितना है, तो 92, और अंतिम खोजा गया नेचुरल एलिमेंट कौन है? तो अनुसेप्टियम। याद रखेंगे 2 क्वेश्चन, 92 और अनुसेप्टियम। आइए, अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है जी? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो है आपका कैल्शियम, जो शरीर के कुल द्रव्य का कितना %? वह 1.4% होता है। ये VBI क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वह है कैल्शियम, और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना? 20 होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यौगिक का यानी कंपाउंड का। ये आपका VBI कर लीजिएगा, मेटल में कैल्शियम को। यौगिक यानी कि कंपाउंड की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट जो है उसका नाम है कार्बन। यानी कि सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण कौन सा एलिमेंट करता है? तो कार्बन जो है सबसे ज्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है। और कंपाउंड क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिश्रित होकर मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे जल में ऑक्सीजन, जैसे कड़ा जल में क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर आपका मूल क्वेश्चन यहाँ है नोट में, मानव शरीर में पाया जाने वाला यौगिक। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो यौगिक है यानी कंपाउंड है, तो देखिए यौगिक में हो जाएगा वाटर, क्योंकि सबसे ज्यादा 65 से 80% जो है हमारे शरीर में वह होते हैं क्या? आपका जल है। मानव शरीर में 80% तक जल होता है। प्रोटीन की बात करें तो 16 से 18% तक प्रोटीन होता है, वसा होता है, और कार्बोहाइड्रेट। ये VBI ये आपको अरेंज करने के लिए देता है।
तो सबसे ज्यादा जल, और जल के बाद सबसे ज्यादा जरूरत किसका है, तो वो प्रोटीन है, क्योंकि सारा बॉडी जो है आपका हड्डी का बना हुआ है, तो हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। और हड्डी के बाद जो ये हमारे ऊपर मांस है, वह सब जिसमें फैट होता है, वसा होता है, उसका जरूरत है। और कार्बोहाइड्रेट जो चावल और आलू से मिलता है। चलिए, वसा जो है आपका लिक्विड जैसे मिलता है, तेल वगैरह ऑयली। मिश्रण की बात करें, मिश्रण माने मिलावट होता है, यानी वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। यानी 1 किलो में 1 किलो चावल में पाभर हम दाल डालकर भी हम खिचड़ी बना सकते हैं, या 1 केजी चावल में आधा केजी भी हम चावल में आधा केजी भी हम दलहन मिला सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार मिलाएं, तो वह हमारा मिश्रण कहलाता है। विधि के द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में, जैसे कहीं पर ऑक्सीजन आपका 21% है, तो कहीं प्रदूषित है तो 20% भी है, लेकिन सभी जगह उसको जो हवा होता है वो हवा ही कहलाएगा, वो मिश्रण होगा जो हवा कहलाएगा, चाहे ऑक्सीजन 20% हो या 21%। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला एलिमेंट, तो शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो एवरेज होता है वो ऑक्सीजन होता है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। ये 4 एलिमेंट है जिसको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा ऑक्सीजन, दूसरा में कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा है आपका नाइट्रोजन, और नीचे में देख लीजिए कैल्शियम हो जाएगा 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम। चलिए, तो अब आइए, मिश्रण जो होते हैं वह 2 प्रकार के, एक होता है सामग्री मिश्रण और दूसरा होता है विसामग्री मिश्रण। पढ़ने का जरूरत नहीं, आप लोग को आता है, केवल आप लोग इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर या एमसीक्यू जो एनसीईआरटी का बना क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करा देंगे। सामग्री मिश्रण किसको कहते हैं? वैसा मिश्रण जो समान अनुपात सम माने बराबर होता है, जो समान रूप से मिल जाएगा उसको हम सामग्री कहते हैं, और जो समान रूप से न मिलेगा उसको हम विसामग्री कहते हैं। तो सामग्री मिश्रण होता है घोल, याद रखिएगा, सामग्री मिश्रण होता है घोल, और विसामग्री मिश्रण होता है जो समान रूप से न मिला हो। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, विसामग्री मिश्रण को ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो विसामग्री मिश्रण में कौन कौन हो गया, बारूद हो गया और कुहासा, ये दोनों याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। बारूद और कुहासा जो है यह कैसा मिश्रण का उदाहरण है, तो यह विसामग्री मिश्रण का उदाहरण है। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बारूद और कुहासा। तीसरा है, जब मिश्रण को इसके भारी घटक अवक्षेपित किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, अवसादन। अब आइए मिश्रण का प्रकार, यहां से आपका 100% क्वेश्चन बनता है। मिश्रण जो है आपका 6 प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो है आप पूरा याद कीजिएगा तो कभी लाइफ में याद नहीं होने वाला, केवल इसको समझना है कि मिश्रण को अलग करने की 6 विधियां हैं, जिसमें से रवाकरण क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लड़का लोग एग्जाम में भूल जाते हैं। तो रवाकरण को लिखे, 2-3 क्वेश्चन है जो इसमें से लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको लिखने के बाद आसानी से याद हो जाएगा और 1 नंबर पक्का एग्जाम में दिलाएगा। ये सबसे ज्यादा याद करने वाला है रवाकरण। रवाकरण में बस 2-3 पॉइंट याद रखना कि रवाकरण को क्या होता है। तो यह याद रखेंगे कि कैसा पदार्थ, अकार्बनिक ठोस मिश्रण, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करने की विधि है रवाकरण। बस याद रखेंगे इसमें अकार्बनिक होता है, कैसे कौन होता है, अकार्बनिक होता है, जिसमें से कह रहा है कि गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। बस ये याद रखिएगा यहाँ पर आपको कि शक्कर और नमक, यानी कि नमक और चीनी के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि नमक और चीनी के मिश्रण में इथाइल अल्कोहल को मिलाकर कितना केल्विन पर गर्म करना होता है। तो 348 केल्विन पर गर्म करने की विधि को ही कहते हैं रवाकरण। सिंपल सी याद रखिए, आपको 2-3 इसमें से जो मिश्रण है याद करना, बाकी सब याद हो जाएगा, इजी है। और रवाकरण को आपको याद करना है कि रवाकरण क्या है, या रवाकरण को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। पहला याद रखिएगा, इसमें अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि है। दूसरा, नमक और चीनी के जो घोल होता है इसमें इथाइल अल्कोहल
मिलाकर, याद रखेंगे कौन सी, नमक और चीनी के घोल में इथाइल अल्कोहल मिलाकर उसको 348 केल्विन पर गर्म करने की जो विधि होता है, अलग करने की विधि, वह कहलाता है रवाकरण। दूसरा है आसवन विधि। तो आसवन विधि दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण आसवन, एक होता है आंशिक आसवन। आसवन विधि दो द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर, जब क्वथनांक में अधिक अंतर होगा तो आसवन विधि, और कम अंतर का होगा, जैसे डीजल पेट्रोल, और डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरासन तेल हो गया, उसमें क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है, इसलिए उसको हम आंशिक कहते हैं। आंशिक माने कम। तो आसवन विधि दो प्रकार के होता है, पूर्ण आसवन विधि और आंशिक। तो पूर्ण होगा जिसके क्वथनांक में ज्यादा का अंतर, तो पूर्ण आंशिक, पूर्ण आसवन विधि, और जिसके क्वथनांक में बहुत कम। तो कम का अंतर क्या है, जैसे डीजल भी जलता है, पेट्रोल भी जलेगा, गैस भी जलेगा, तो वह टेम्परेचर और प्रेशर पर अपना जो है चेंज होता रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, तो वो होता है आंशिक आसवन। और जैसे समुद्री जल का, याद रखेंगे, समुद्री जल का वाष्पीकरण के द्वारा शुद्ध करना, समुद्री जल को शुद्ध करने की जो विधि होता है वह आसवन विधि। और जो गैस लिक्विड वगैरह तेल होता है, गैस पेट्रोलियम होता है, वह आंशिक आसवन। तो कह रहा है कि विधि के द्वारा अर्थात द्रवों को मिश्रण को अलग करना प्रथम भाग कहलाता है वाष्पीकरण। जो पहला भाग उड़ते हैं, वाष्पीकरण वेपराइजेशन, यानी कि समुद्र का जो जल होता है वह वाष्प बन के उड़ता है। दूसरा भाग कहलाता है संघनन कहलाता है, यानी कि जब गर्म होकर धीरे धीरे ठंडा होना, यानी गैस से द्रव बनना, वह कहलाता है संघनन। याद रखेंगे वाष्पीकरण क्या है, यानी द्रव से गैस बनना, तो वाष्प बन के उड़ रहा है तो वाष्पीकरण, और वाष्प से द्रव बनना तो वह कहलाता है आपका संघनन। तो दो को तीन को तो याद ऐसी हो गया, रवाकरण हो गया, आसवन हो गया, आंशिक आसवन। अब जो है आपका ऊर्ध्वपातन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऊर्ध्वपातन को। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, सिंपल आपको याद होगा कि सीधे ठोस से द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाना ही कहलाता है ऊर्ध्वपातन। सिंपली याद रखेगा, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब ये याद नहीं रखने का चीज है, बस एग्जाम्पल याद रखना। अब सबको जानते हैं कि कपूर है जो जलेगा तो सीधे गैस बनेगा, लिक्विड तो बनेगा नहीं। हमको याद रखना है नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एथ्रासीन और एंडोफॉर्म, या हम कहेंगे इसमें इंपॉर्टेंट है आपका नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, या हम कह सकते हैं आयोडीन, गंधक, नौसादर, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल और एंथ्रासीन, या आइडोफॉर्म भी कहे तो ये इंपॉर्टेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऊर्ध्वपातन पदार्थ, कपूर याद रहेगा, आयोडीन भी देखिएगा तो याद रहेगा, सीधे गैस बन के उड़ जाता है। चलिए अब देखिए नीचे में है आंशिक आसवन। अभी बताए थे कि जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो तो उसको आंशिक आसवन के द्वारा खत्म करते हैं, अलग करते हैं। अगला है वर्ण लेखन। यह विधि आपको दो को याद रखने के लिए बोले हैं, एक होता है रवाकरण और दूसरा है वर्ण लेखन। दोनों मिलता जुलता है, और रवाकरण में होता अकार्बनिक ठोस धातु, अकार्बनिक और जिसमें कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक माने कि जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे हम बता सकते हैं कि आप जल देख लीजिए उसमें कार्बन नहीं होता है, यानी H2O होता है। दूसरा है आपका शुगर वगैरह है, यानी नमक और चीनी। इसमें कह रहा है वर्ण लेखन में इसमें कार्बनिक के पदार्थों को याद रखेंगे। यह विधि जो होता है आधारित किसी मिश्रण को अलग क्षमता पर भिन्न भिन्न होता है, अधिशोषण पदार्थ के विभिन्न दूरियों को अवशोषित होता है, उसको अलग करने की कला। अब भाप में देखिए, भाप में भाप बन के उड़ जाएगा, जैसे शराब वगैरह देखे होंगे भट्टी में बनते हुए, वो भाप विधि के द्वारा देखेगा कि पैप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो कह रहा है कि इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। याद रखेंगे कि इस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता जो जल में अघुलनशील हो परंतु वाष्प बन के उड़ता है, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। अब आइए पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की जो अवस्था होता है, यानी कि जो स्टेट होता है, चेंज इन स्टेट, द्रव्यनांक क्या है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
तो गर्म करने पर जो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, वह उसका द्रव्यनांक होगा। जैसे जल का होता है द्रव्यनांक, जल कितना डिग्री पर, जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कह रहा है कि गर्म करने पर जो सॉलिड से किसमें हो जाए, लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वह अधिकांश विशेष ताप एवं दाब पर वही उसका कहलाता है द्रव्यनांक। हिमांक माने होता है जमना, यानी जिस तापमान पर वह क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो वह उसका हिमांक कहलाएगा। जैसे बर्फ का हिमांक और द्रव्यनांक दोनों जो होता है वह 0 डिग्री होता है। ये याद रखना होता है VBI कि बर्फ का हिमांक या द्रव्यनांक कितना, तो 0 डिग्री। चलिए, द्रव्यनांक पर किसका प्रभाव पड़ता है जी, तो दाब का। उन पदार्थों का द्रव्यनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर घटता है, जैसे मोम, तांबा और आदि। अगला देखिए, चलिए कह रहा है कि द्रव्यनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या, यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो जो उसका गलनांक है वह क्या होगा। उन पदार्थों पर द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाएगा। कोई भी चीज जो गलने वाला है तो उसको जितना प्रेशर दीजिएगा, दबाव दीजिएगा, तो उसका द्रव्यनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। दूसरा कह रहा है उन पदार्थों का द्रव्यनांक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाएगा, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यनांक दाब बढ़ने से घट जाता है किसका, बर्फ और ढलवा लोहा जो है, जब उसका दाब बढ़ाइएगा, प्रेशर बढ़ाइएगा। यही कारण है कि आइसक्रीम वगैरह जो होता है, बर्फ का गोला, उसमें क्या होता है, या जो दो बर्फ के टुकड़े को आपस में रगड़ कर या दबाते हैं तो प्रेशर अधिक होने से उसका गलनांक घट जाता है, तो जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। तीसरा है गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, यानी कह रहा कि क्रिस्टलीय पदार्थों से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन बढ़ जाता है, यानी कि जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाते हैं। यानी कि लगभग ऐसा चीज है कि जो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो सॉलिड चीज है जो उसको लिक्विड में डाला जाए तो वह क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन बर्फ एक ऐसा है जो बर्फ से पानी बनेगा, तो पानी में अगर बर्फ को रखा जाए तो वह डूबता उड़ता नहीं है। चलिए, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पित्तल आदि आयतन में सिकुड़ते हैं, अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले हुए द्रव में प्लवन करते हैं। यानी कि कह रहा कि ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पित्तल आदि, यानी जब यह सॉलिड से लिक्विड होगा तो उसी में जो इसका सॉलिड भाग को रखा जाएगा तो यह पानी के उसके अंदर में डूबेगा नहीं, डूबने के बजाय यह क्या होगा, तैरने लगेगा। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ता है, यानी कि ठोस बनने में आयतन पर बढ़ता है, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी कि कह रहा है कि दुनिया की कोई भी वस्तु तभी उसको सांचा में ढाला जा सकता है, जैसे कि वह लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका साइज क्या होना चाहिए, शेप इंक्रीज करना चाहिए, तब जाकर वह जम सकता, नहीं तो नहीं जमेगा। चलिए, जैसे पानी को देखिए, जैसी बर्फ को पानी में रखिएगा तो बर्फ का क्या होता है, वो पानी में तैरने लगता है। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती है, केवल मोहर लगाकर बनाई जाती है। मिश्रण धातुओं का द्रव्यनांक बनाने वाले पदार्थों को गलनांक से कम होता है। चलिए, यहीं तक है आपका टॉपिक, ये खत्म होता है। चलिए, अगला जो टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए, क्वथनांक कह रहा है, यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा नहीं और है। चलिए, हिमीकरण माने होता है फ्रीजिंग, यानी जमना। किसी ठोस को उसके द्रव्यमानांक पर गलने और उष्मा की आवश्यकता होगी जो वह उसका गुप्त उष्मा कहलाता है।
मिलाने से बर्फ में गलेगी, तापमान घटने पर मिश्रण घटेगा। वाष्पीकरण देखिए, द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है वाष्पीकरण, वाष्पन होता है, एक क्वथनांक, क्वथनांक होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और वाष्पन होता है कि जैसे सीधे सॉलिड से लिक्विड से गैस बन के उड़ने लगता है तो वह होता है वाष्पन, वाष्प बन के उड़ना। बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर पानी क्या हो, खौलने लगे। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पन, और वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्वथनांक कम होना यानी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होने पर, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगा। द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्प अधिक बनेगा। द्रव का खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितना बड़ा साइज रहेगा, मुंह खुला रहेगा, उतना ज्यादा अधिक होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु में बदलना होगा। चलिए यहीं तक है। अगला जो टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो अगले क्लास में होगा, और इसका जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चन एमसीक्यू साथ में कराते चलेंगे। लुसेंट का जो टॉपिक पढ़िएगा साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी करते चलना। अभी इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको।